यूएस गवर्नमेंट द्वारा छापे गए कई बिलियन डॉलर्स जो अलग अलग बैंक्स तक पहुंचाने जाने वाले थे, वो अचानक चोरी होकर दुनिया की सबसे बर्फीली वाली जगह पर जाकर गिर जाते हैं और अब उन ब्रीफ केसेस को जो भी लेगा वो बिलियनर बन जाएगा। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी पर्वत श्रृंखला को दिखाते हुए। ये जगह फेमस थी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि हर साल कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते पहाड़ चढ़ने के लिए। उसी तरह हमें हॉल नाम का एक आदमी दिखाया गया जो अपनी एक फ्रेंड सेरा के साथ वहाँ मौजूद होता है। हॉल एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर था, लेकिन उसकी वो फ्रेंड नहीं होती। वो पहली बार माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। धीरे धीरे वो उस माउंटेन के ऊपर तक पहुंचने वाले थे, लेकिन आधे रास्ते पर प्रॉब्लम ये हो गई कि हॉल के पैर में चोट लग जाती है और इतनी ऊंचाई से वापस नीचे उतरना काफी मुश्किल है इस हालत में। इस वजह से हॉल और सेरा उसी जगह पर स्टक हो गए थे। कई देर बीत जाने के बाद अच्छी चीज ये हुई कि उन्होंने रेस्क्यू टीम बुला ली थी। वहाँ पर तो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है जो उन्हें रेस्क्यू करके लेके जाएगा। हॉल और सेरा इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अब यहाँ हेलीकॉप्टर के अंदर बेन नाम का एक रेस्क्यूअर था जो इस तरीके से फंसे हुए लोगों को बचाया करता। जैसे तैसे बेन ने हेलीकॉप्टर से जंप मारी एक पहाड़ी के ऊपर और उस जगह से हॉल और सेरा की तरफ बढ़ने लगा। अब हेलीकॉप्टर के अंदर बेन की गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम जेनी होता है। वो और कुछ लोग यही प्लान कर रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर को कहाँ पर रुकाएंगे, क्योंकि उन सारे पर्वतों का स्ट्रक्चर इतना अनस्टेबल था कि कहीं भी हेलीकॉप्टर को रोकना खतरनाक हो सकता है। इस वजह से थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें दूसरी तरफ का माउंटेन मिला जहाँ पर वो लैंड कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी हेलीकॉप्टर स्टॉप करके वहाँ से एक लोहे की रस्सी पास की, यानी उसी रस्सी से होते हुए उन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। यहाँ बेन भी हॉल और सेरा के पास पहुंच गया था और उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। सेरा सबसे ज्यादा डर चुकी थी इस कंडीशन से। अब यहाँ सब ठीक होने के बाद हॉल को भेजा जाता है जिसके पैर में चोट लगी थी। वो धीरे धीरे उस रस्सी से होते हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया। सेरा भी जैसे बताए जा रहे थे उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहती है, लेकिन बाद में पता चला कि बीच में आते ही उसके बेल्ट ओपन हो गया है और ये सेफ्टी बेल्ट उसे धागे से बांधे रखता था, जो ऑब्वियसली अब पूरी तरीके से खुल चुका है। सेरा गिरने से पहले उस रस्सी को पकड़ लेती है, यानी अब वो इतनी 1000 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ अपने हाथों से लटकी हुई है। सेरा जोर से चिल्लाने लग जाती है और सभी उसकी मदद करना चाहते थे। हॉल भी वहां पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले से ही घायल है। इस वजह से बेन खुद को रस्सी से बांधकर सेरा के पास पहुंचता है। सेरा गिरने ही वाली थी, लेकिन बेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लग रहा था कि वो उसे ऊपर खींच लेगा, लेकिन सेरा ने जो ग्लव्स पहने हुए थे उससे उसकी पकड़ छूटने लगी। बेन अपनी पूरी कोशिश करता है उसे संभाल कर ऊपर लाने की, लेकिन एट द एंड वो ग्लव्स निकलने के कारण सेरा नीचे गिर गई। इतनी ऊंचाई से बेचारी नीचे गिर गई और उसका मरना तो तय था। उसका दोस्त हॉल और सभी लोग एकदम से टेंशन में आ गए, खास करके बेन जो एक रेस्क्यूअर कहा जाता था और आज तक उसने कितने सारे लोगों की जान बचाई थी। लेकिन यहाँ जब वो सेरा को गिरकर मरते हुए देखता है तो वो पूरी तरीके से एकदम शॉक हो गया था। थोड़े समय बाद वो सब वापस आ जाते हैं। सेरा को मरे हुए कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन यहाँ बेन ने अपनी वो रेस्क्यूअर वाली जॉब ही छोड़ दी होती है, क्योंकि बेन के अंदर एक गिल्ट हो चुका था कि वो सेरा को नहीं बचा पाया। अगर ऐसा है तो वो रेस्क्यूअर कहलाने के लायक ही नहीं है। उसके बाद बेन और उसकी वाइफ एक नॉर्मल जॉब करने लगे थे जिसमें वो एकदम खुश होते हैं, पर आगे चलकर उन्हें एक खतरनाक मिशन में पार्टिसिपेट करना होगा जो शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया है। अब यूएस गवर्नमेंट की एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी दिखाई जाती है जहां कई सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। वहां पर तो सीक्रेट एजेंट भी होते हैं, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही बड़ा असाइनमेंट मिला था। बात ये थी कि उस सीक्रेट जगह पर यूएस डॉलर्स के कई सारे नोट्स छापे जा रहे थे, जिनकी कीमत ऑलमोस्ट कई सारी बिलियन डॉलर्स है। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट की अथॉरिटी की वजह से हो रहा था और यही डॉलर्स देश के अलग अलग बैंक्स में दिए जाएंगे, यानी उनकी सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है और इसी वजह से कई एजेंट्स को भी यहाँ बुलाया गया था। उन सभी का इंचार्ज रिची नाम का एक आदमी होता है जिसके अंदर ये पूरा मिशन मौजूद था। उसने सारी चीजें अच्छे से कर दी और अब वो सारे छापे गए डॉलर्स एक प्लेन में लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वहां पर एजेंट्स भी थे जो अच्छी तरीके से चारों तरफ नजर रखते हैं। उनकी ये प्लेन हवा में थी जो जल्द से जल्द दूसरी तरफ जाकर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी बैंक्स में। सब कुछ प्लान किए गए अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है, लेकिन तभी एक एजेंट ने नोटिस किया कि उनके ठीक पीछे एक और प्लेन है जो लगातार उनका पीछा कर रही है। ये देखकर सारी सिक्योरिटी एकदम से पैनिक होने लगी और जल्द से जल्द उसके बारे में पता करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये सच्चाई सामने आती है कि रिची नाम का वो मैनेजर उन बदमाश लोगों के साथ है और उसने ही यहाँ पर आकर चोरी करने का उन्हें आमंत्रण दिया था। रिची तो अब तुरंत ही गन निकालता है और उन सारे एजेंट्स पर फायर करने लगता है, यानी वो पूरी तरीके से चोरों से मिला हुआ है और इन बिलियन डॉलर्स को लेकर वो यहाँ से चला जाएगा। जल्द से जल्द रिची मेन प्लेन से एक रस्सी निकालता है जो सीधा जाकर उस दूसरे प्लेन से लग रही थी, यानी उसके थ्रू वो सारे बैग्स पास होंगे जिसमें बिलियन डॉलर्स मौजूद
मौजूद है। उन चोरों की टीम भी पूरी तरीके से रेडी थी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, और अब तो शायद लग रहा था कि रिची उनके साथ कामयाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ एजेंट जो अभी भी मरे नहीं थे वो उठ जाते हैं और गन लेकर उनके ऊपर फायर करने लगते हैं। उन्होंने तो रिची पर भी हमला किया, लेकिन वो रस्सी की मदद से सीधा अपने साथियों के साथ चला गया होता है। वो बैग भी ऑलमोस्ट रस्सियों के ऊपर है और नीचे आने वाले थे उनके पास। रिची ने तो उस मेन प्लेन के अंदर कई सारे बॉम्ब्स भी फिट करके रखे थे ताकि वहाँ सही समय पर ब्लास्ट हो जाए और ऐसा लगे कि ये कोई दुर्घटना थी, किसी को खबर ही नहीं होगी कि यहाँ पर चोरी हो रही है। लेकिन जो एजेंट उनके ऊपर फायर कर रहा था उसकी वजह से ये पूरा प्लान थोड़ा सा डिले हो जाता है। पता चला कि वो ब्रीफ केसेस पहुंचने से पहले ही प्लेन के अंदर धमाके होने लगे। प्लेन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक बर्फीले वाले इलाके पर गिरने लगता है और डॉलर से भरे बड़े बड़े ब्रीफ केस भी वहीं पर गिर गए थे। अचानक रिची और उसकी टीम का भी प्लेन एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा होता है, क्योंकि उन्हें भी गोली चलाने की वजह से कई सारे डैमेजेस झेलने पड़े थे। और अब यहाँ कोई और रास्ता ना होने के कारण वो सीधा जाकर क्रैश लैंड हो जाते हैं उसी बर्फीली वाली जगह पर। कुछ देर तक तो वो सब जूझते ही रह गए इस पूरे एक्सीडेंट से। अच्छी बात हुई कि रिची की टीम से किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी, पर अब वो इस पूरे बर्फ वाले एरिया पर फंस चुके हैं और उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा। सामने की तरफ एक रेडियो चैनल होता है जो रेस्क्यू टीम का ही था। उससे कनेक्ट करने पर उनका रिप्लाई भी आ जाता है और रेस्क्यू टीम में कोई और नहीं बल्कि हॉल ही था। हॉल को जब ये पता चला कि कुछ लोग प्लेन क्रैश होने के कारण उस बर्फीले वाले इलाके में फंसे हुए हैं, तो वो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो जल्द से जल्द उनके कोऑर्डिनेट्स मांगकर निकल पड़ता है उन्हें ढूंढने के लिए। लेकिन वो सब ऐसी जगह पर फंसे हुए थे जहाँ ना तो कोई हेलीकॉप्टर या फिर रेस्क्यू टीम जा सकती है। उसे माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए ही ऊपर जाना होगा, जो शायद काफी खतरनाक काम हो सकता है। अब हमें दूसरी तरफ बेन दिखाया गया, जिसकी गर्लफ्रेंड जेनी उसके पास आकर कहती है कि हॉल अकेले गया है रेस्क्यू करने के लिए और वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि हॉल खतरे में पड़ सकता है। तो जेनी बेन को यही रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में काफी नॉलेज है, तो तुम जाकर हॉल की मदद करो। पर यहाँ बेन बिल्कुल राजी नहीं हो रहा था। उसके हिसाब से उसने ये काम छोड़ दिया है उस इंसिडेंट के बाद जब सहरा को वो बचा नहीं पाया था। इनफैक्ट बेन को ऐसा लगता है कि सहरा की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। लेकिन जेनी बेन को वापस से समझाती है कि वो एक हादसा था, अगर तुम उसे नहीं भी बचाते तो सहरा मर ही जाती। जेनी बार बार बेन को यही कहती है, पर बेन मानने वाला नहीं था। वो गुस्से में सीधा बाहर निकलता है और अपनी कार से डायरेक्टली दूर चला जाता है। अब हमें उस बर्फीले वाले पर्वतों के ऊपर दिखाया गया जहाँ पर हॉल चढ़ाई करना स्टार्ट कर दे रहा था। जैसे ही हॉल थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचता है तो पता चला कि सामने बेन मौजूद है, यानी वो उसकी मदद करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के कहने पर यहाँ आ चुका है। लेकिन हॉल ने जब बेन को देखा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अभी भी हॉल सहरा की मौत का जिम्मेदार बेन को ही मानता था, क्योंकि उसने उस समय अपनी पूरी कोशिश नहीं की। हॉल ने तो बेन से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर बेन कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर रेस्क्यू कर सकते हैं और इस डिस्कशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों की जान है जो अभी भी फंसे हुए हैं। इतना ज्यादा कन्विंस करने के बाद हॉल आखिरकार मान जाता है और दोनों उस बर्फीले पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते दौरान हमें पता चला कि उसके ऊपर वाली चोटी पर वही सारे लोग मौजूद हैं, यानी रिची और वो सारे चोरों की टीम, जिन्होंने बड़ी चालाकी से रेस्क्यू टीम वालों को यहाँ पर बुला लिया था। सभी देख पा रहे होते हैं कि दो रेस्क्यूवर्स उनके पास आ रहे हैं मदद करने के लिए, तो वो उन दोनों पर और भी अच्छी तरीके से नजर रखते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद हॉल और बेन जब ऊपर की तरफ पहुंचे उन चोरों के पास, तो वो सब उन दोनों को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। उन लोगों के पास गन भी मौजूद थी, जिससे कि हॉल और बेन को पॉइंट आउट कर दिया गया था और अब जैसा वो सारे चोर चाहेंगे वैसा ही उन दोनों को करना पड़ेगा। हॉल और बेन को सीधा टूटे फूटे हुए प्लेन के अंदर लेकर आया जाता है, जहां उस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड मौजूद था। उस आदमी का नाम एरिक होता है और वो एक गैंगस्टर है जिसकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। एरिक ने ही रिची को काफी पैसे देकर ये मिशन उसकी तरफ करने के लिए कहा, लेकिन गलती की वजह से वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। एरिक तो हॉल और बेन से हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है, पर उन दोनों ने साफ कहा कि इस बर्फीले वाले कंडीशन में हेलीकॉप्टर नहीं चल सकती, इसीलिए हम पर्वतों के ऊपर चढ़ते हुए मदद करने के लिए आए। अब यहाँ से निकलने का एक ऑप्शन खत्म होने के बाद एरिक अब दूसरे प्लान पर आता है। उसने कहा कि क्रैश लैंड होने के कारण हमारे कुछ बैग इस जगह पर फैल चुके हैं, जिनकी लोकेशन उनके पास मौजूद होती है। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने बैग के अंदर जीपीएस डिवाइसेस लगाए थे और वो रियल टाइम उनकी लोकेशन ट्रैक कर रहे होते हैं। उन बैग्स के अलग अलग लोकेशन को उन्होंने हॉल और बेन को दिखाया और कहा कि तुम दोनों इसे जाकर ढूंढोगे। बेन तो पूछने लगता है कि आखिरकार उन बैग्स में है क्या। तब जाकर एरिक ने कहा कि यूएस गवर्नमेंट द्वारा छापे गए कई $मिलियन है उसमें। ये सुनकर हॉल और बेन भी चौंक जाते हैं, क्योंकि इस ट्रांसफर वाले मिशन के बारे में उन्होंने सुना था, पर वो इन चोरों द्वारा इस तरीके से फेल कर दिया जाएगा ये कभी नहीं सोचा होगा। पर अब वो दोनों एकदम से मुश्किल में पड़ चुके थे, क्योंकि अगर एरिक का बताया गया काम नहीं किया तो वो उन्हें मार देगा। उसके लोग भी
काफी ज्यादा खतरनाक थे। तो अब बिना देरी किए एरिक अपने आदमियों के साथ हॉल और बेन को भी लेकर बर्फीले वाली एरिया में आगे बढ़ने लगा। लगातार उन ब्रीफ केसेस को ट्रैक करते हुए उन्हें पता चलता है कि ये उस पहाड़ की थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पर है। पर प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जाने का। वहाँ पर इतने सकरे रास्ते थे कि कोई भी ट्रेवल ही नहीं कर सकता। तब एरिक बेन और हॉल दोनों में से किसी एक को ऊपर चढ़ने के लिए कहता है ताकि वो उस बैग को नीचे लेकर आए। अब हॉल और बेन के कंपैरिजन में बेन को काफी एक्सपीरियंस था। वो उस डेडली जगह पर चढ़ना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। उसे अपने दोस्त की भी चिंता थी कि कहीं वो गैंगस्टर्स हॉल को मार ना दे। तो बिना देरी किए बेन अपने इक्विपमेंट्स लेकर कपड़े उतार देता है और ऊपर चढ़ने का ट्राई करता है। एरिक के लोगों ने तो उसके पैर में एक रस्सी बांधी थी ताकि वो उन्हें छोड़कर भाग न जाए। अगर बेन जरा भी चालाकी करेगा तो वो उस रस्सी को खींचकर उसे गिरा देंगे। बेन अब धीरे धीरे उस बर्फीले पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जरा सी भी गलती उसकी मौत का कारण बन जाएगी। हॉल तो यहाँ बेन को हिम्मत दे रहा था कि तुम अच्छे से जाओ और वहाँ से निकल जाना। बेन तो अब लगातार ऊपर चढ़ते हुए आखिरकार वहाँ पहुंच जाता है जहाँ ब्रीफ केस था। वो बर्फ में ढक चुकी होती है, इसीलिए बर्फ हटाकर वो जब ओपन करता है तो उसके अंदर लिटरली कई $1 मिलियन थे। वहाँ पर तो एक ट्रांसमीटर के साथ जीपीएस भी लगा होता है जो शायद इन्हीं चोरों ने अप्लाई किया होगा। यानी इसकी मदद से चाहे ब्रीफकेस कहीं भी हो वो लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। एरिक को जब पता चला कि बेन को वो ब्रीफकेस मिल गया है तो वो उसे नीचे फेंकने के लिए कह रहा था। एरिक ने तो अपने साथियों को ये साफ कह दिया होता है कि अगर वो नीचे आए तो उसे मार देना, हमें इसके बाद बेन की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। ये बात सुनते ही हॉल काफी चिल्लाने लगा और बेन को कहता है कि तुम नीचे मत आना, ये तुम्हें मारने वाले। एरिक के सभी साथी हॉल को भी चुप कराते हैं और उसे गन पॉइंट पर लेते हैं। पर लकीली बेन ने उससे सुन लिया था और वो तो नीचे ही नहीं आता। बट यहाँ एरिक के साथी उसके पैर में लगी हुई रस्सी को नीचे खींचते हैं, यानी अब बेन की जान बहुत खतरे में है। बेन अब जैसे तैसे उस रस्सी को काटने का ट्राई करता है नुकीले वेपन से। लकीली वो आजाद भी हो गया था। ये देखने के बाद एरिक के साथी उस पर लगातार फायर करने लग जाते हैं। बेन तो बच गया, लेकिन इतनी ज्यादा आवाज और गोलियां चलने के कारण वहाँ पर एवलांच आ जाता है। पहाड़ के ऊपर वाली बर्फ पूरी तरीके से नीचे घिसने लगी थी, यानी बेन जिस जगह पर मौजूद है वो सबसे ज्यादा डेंजरस जोन है। लेकिन बेन को इन चीजों में रहने की आदत थी। उसने सबसे पहले वो ब्रीफकेस उठाया और उसे खोलकर नीचे फेंक दिया। पूरी बर्फ भी नीचे गिर जाती है और एरिक और बाकी लोगों को लगा कि बेन मर चुका है। भले उनका एक ब्रीफकेस बेकार हो गया और चारों तरफ डॉलर्स फैल जाते हैं, लेकिन बाकी ब्रीफकेस बचे हुए थे जिससे पाने के बाद वो फिर भी मिलीनियर रहेंगे। एरिक के दोस्तों को लग रहा था कि उस एवलांच के कारण बेन मर चुका है, तो अब उनके पास सिर्फ हॉल ही बचा हुआ है जो बाकी बैग ढूंढने में उनकी मदद करेगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में कभी हम फंस जाते जहाँ बर्फीले वाले पर्वत के ऊपर एवलांच आ जाए, यानी कि पर्वत के टॉप वाली बर्फ नीचे आने लगे वो भी तेजी से, उस कंडीशन में आखिर हम करेंगे क्या जिससे हमारी जान बच जाए। सर्वाइवल एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए तरीके में अगर आपके पीछे इतना बड़ा एवलांच आए और आपके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड है वहां से निकलने के लिए, तो ध्यान रखना है कि किसी भी पर्वत के ऊपर एवलांच की स्पीड शुरुआत में बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाती है थोड़ी स्लो हो जाती है और इसकी ज्यादा इंटेंसिटी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है। तो हमें ट्राई करना है कि हम उस एवलांच की डायरेक्शन के थोड़े क्रॉस वे में जाए, यानी अगर हम बहुत ज्यादा साइड में चले गए तो इस एवलांच से हम बच जाएंगे। और अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप लगातार भागते हुए नीचे भी जा सकते हो। लेकिन अब वो कंडीशन समझते हैं जहां हमारे पास चांस ही नहीं है एवलांच से दूर जाने का। एवलांच हम तक पहुंच चुका है और हमें अंदर ले चुका है। हमें पता है कि इंसान अगर बर्फ के अंदर जब जाए तो बिना एयर के वो मर जाएगा, लेकिन उस समय हमें ट्राई करना है या तो कोई पेड़ को पकड़ लो या फिर बड़े पत्थर को। और याद रहे कि बर्फ के अंदर जाने के बाद हमें अपने हाथ को ऊपर लेना है और कोशिश करनी है कि हम बर्फ की परत के बाहर अपना हाथ डाल दें ताकि एयर पॉकेट आसानी से बन जाए। उससे हमें थोड़ी सांस आती रहेगी और हम जिंदा रह पाएंगे, वरना अगर हम पूरी तरीके से दब गए तो हमारा मरना तय है। बर्फ के अंदर दबने के बाद हमें अपने पूरे बॉडी को एक तरीके से जकड़ लेना है और यही वेट करना है कि जब तक कोई रेस्क्यू टीम वहां आ जाए और आपकी मदद कर ले। पर अचानक अब एक कॉल आता है जो हॉल के रेडियो सिग्नल पर आया था। वो जेनी का होता है जो पूछने के लिए कॉल कर रही थी कि सब ठीक है कि नहीं। अब वो रेडियो एरिक के हाथ में होता है और उसने हॉल को साफ कहा कि ये कह दो कि सारी बातें गलत थी। यहाँ पर उन्हें कोई भी फंसा हुआ इंसान नहीं मिला। उन्होंने हॉल के ऊपर बंदूक तान कर रखे थे, तो इसीलिए उसे वो झूठ कहना पड़ता है। उसने तो इतना भी क्लियरिफाई कर दिया कि वो आज नहीं आने वाला। काफी बर्फबारी हो रही है तो वो कुछ दिन बाद ही नीचे आएगा। ये खबर सुनने के बाद जेनी और बाकी सब थोड़ा सा डाउट करते हैं,
जेनी इसीलिए डाउट में आ गई क्योंकि वो जिस पहाड़ के बारे में हॉल से बात कर रही थी वो उस जगह पर नहीं बल्कि दूसरे पहाड़ पर होता है। वहाँ से तो उन्हें रेस्क्यू करने के सिग्नल भी नहीं मिले थे। इस मोमेंट पर जेनी अपनी को पायलट को समझाती है कि हमें उसकी मदद करने जाना होगा, शायद हॉल और बेन काफी मुसीबत में हो। जेनी अपने को पायलट को समझाती है कि हम उस पर्वत श्रृंखला के थोड़ा नीचे और साइड वाले एरिया तक हेलीकॉप्टर लेकर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ज्यादा हवाएं नहीं चलती। जेनी का ये अंदाजा था कि हॉल उसी जगह पर आकर शेल्टर बनाएगा। उसका कोवर्कर बिना देरी किए जेनी को हेलीकॉप्टर में बिठाता है और उस पर्वतीय वाले इलाके के निचले हिस्से पर छोड़ देता है। जेनी जैसे तैसे अपने साथ इक्विपमेंट लेकर नीचे उतर जाती है। वहाँ दूसरी तरफ हॉल को भी वो सारे लोग पकड़कर उसी जगह पर लेकर आ रहे थे। पता नहीं उसका क्या होगा और शायद वो सब जेनी को भी पकड़ सकते हैं। ये हमें थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है। यहाँ बेन लगातार उस पर्वत वाले एरिया पर चढ़ता रहता है जहाँ काफी ज्यादा बर्फ थी। वहाँ से ऊपर की तरफ उसे एक शेल्टर दिखाई दिया जिसके अंदर वो जाने का प्लान करता है। अब जैसे तैसे वो वहाँ पर पहुंचा तभी पता चला कि सामने की तरफ जेनी मौजूद है। जेनी बेन को सही सलामत देखकर काफी खुश होती है, पर उस मोमेंट पर बेन ने उसे सब कुछ बता दिया कि कुछ ठीक नहीं है। वो उन सारे गैंगस्टर्स और चोरों के बारे में भी इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने कई मिलियन डॉलर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल से चुराए हैं और उन्होंने हॉल को भी अपने साथ बंदी बनाकर रखा है ताकि वो बैग्स को ढूंढ निकाले। अगर एक बार उन्हें वो डॉलर से भरा हुआ बैग मिल गया तो शायद वो हॉल को मार देंगे। यही रीजन होता है कि बेन खुद अब उनसे पहले ही वो बैग ढूंढना चाहता है। जेनी का शक एकदम सही निकलता है और सच में ये दोनों बहुत खतरे में थे। तो अब बिना देरी किए जेनी भी मदद करने का डिसाइड करती है और वो बेन के साथ निकल पड़ती है उस बैग्स को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हमें एरिक अपने सभी साथियों के साथ हॉल के साथ मौजूद होता दिखाई देता है। वो आगे बढ़ रहे थे जीपीएस को ट्रैक करते हुए ताकि उन्हें बाकी बचे हुए बैग्स मिल जाएं और उस जगह तक लेकर जाने का रास्ता वो हॉल से पूछ रहे थे। हॉल यहाँ जानबूझकर उन्हें लंबा रास्ता बताता है क्योंकि एक बार अगर बैग मिल गया तो वो हॉल को मार ही देंगे। हॉल का ये मानना था कि जितना हो सके वो इन्हें गुमराह करके रखे ताकि बेन उन बैग्स को पहले ले ले। हॉल के इस प्लान के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता होता, इसीलिए जैसा वो बताता है वैसा वो चलते जाते हैं। यहाँ बेन और जेनी जैसे तैसे ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन बैग्स के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर तो कुछ पेड़ पौधों वाला इलाका भी आ चुका था, यानी यहाँ छुपने की बहुत अच्छी जगह है। थोड़े समय के अंदर ही जीपीएस को ट्रैक करते हुए एरिक के सभी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें लिटरली वहां पर बर्फ हटाने के बाद वो दूसरा बैग मिल गया, पर जैसे ही वो उसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर जितने भी डॉलर्स थे सब गायब हो गए हैं। सिर्फ एक ही डॉलर होता है जिसके ऊपर वांट टू ट्रेड लिखा हुआ था। एरिक एकदम गुस्सा हो जाता है और वो समझ गया कि इसके पीछे बेन है, यानी वो अभी तक मरा नहीं है। वो अपने सभी साथियों को चारों तरफ भेज देता है ताकि बेन को ढूंढ निकाले। अब बेन, जिसे इस पूरी जगह के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी और पता था कि कौन सी जगह कहाँ है, वो उन सारे बदमाशों को पकड़ता है और एक एक करके मारने लगता है। कई लोग उसके हमले से घायल हो चुके थे, लेकिन फिलहाल जेनी उसके साथ थी, इसीलिए अब बेन जेनी को लेकर दूर चला जाता है। एरिक ने तो हॉल से कह दिया कि अगर आखिरी बचा हुआ बैग हमें नहीं मिला तो हम फिर भी तुम्हें मार देंगे। एरिक तो उस बचे हुए बैग की जीपीएस लोकेशन ट्रैक करता है और फिर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे रात होने लगी थी और वहाँ का टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है। बेन अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के साथ एक कोने पर आता है और वहीं रात गुजारने का डिसाइड करता है। लिटरली उन्होंने अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए आग जलाई और वो किसी और से नहीं बल्कि डॉलर के नोटों से होती है। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था और इस सिचुएशन में जान बचाने के अलावा कोई बड़ी चीज नहीं। उन्होंने सारे डॉलर्स जला दिए और अपनी बॉडी को गर्माहट देते रहे। सुबह होने पर दोनों ही टीम उस आखिरी बचे हुए बैग को ढूंढने निकल जाते हैं। उस बैग की लोकेशन तो पहाड़ के एकदम चोटी पर दिखाई जा रही थी। यहाँ बेन ने उन तीनों बैग्स की लोकेशन को पहले ही देख रखा था, इसीलिए उसे पता होता है। तो वो जेनी को लेकर एक बहुत ही सकरे रास्ते से ऊपर चढ़ने लगा। ये जल्दी उन्हें बैग की तरफ पहुंचा देगा, लेकिन एरिक बिल्कुल नहीं चाहता था कि बेन उससे पहले वहां पहुंच जाए। और जब उसे थोड़ा भी अंदाजा हुआ कि वो इस जगह से आ सकते हैं, तो एरिक ने उन दरारों के अंदर कई सारे बॉम्ब्स फिट कर दिए। ये टाइमर बॉम्ब थे जो कुछ समय के अंदर अपने आप ही फट जाएंगे। फिलहाल तो बेन और जेनी को इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, और अगर वो ऊपर चढ़ते रहे इस तरीके से तो ब्लास्ट के कारण मारे जाएंगे। हॉल ने जब ये सारी चीजें देखी तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसने तो जैसे तैसे एरिक का वो रेडियो फोन लिया और बेन से कांटेक्ट करके सब बता दिया कि कैसे बॉम्ब लगे हुए हैं और तुम्हें वहां से निकलना होगा। जितने भी गैंग मेंबर्स थे वो हॉल को पकड़कर काफी मारते हैं इस काम के लिए। बट अब जैसे तैसे बेन और जेनी को बॉम्ब के बारे में पता चल गया तो वो वहां से निकलने लगे। बेन को आइडिया था कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो कई सारे पत्थर नीचे गिरेंगे, उस वजह से उन्हें चोट भी लग सकती है। इसलिए अब उन्होंने पहाड़ से नीचे उतरने का डिसाइड किया किसी रस्से की मदद से। वहां से तो बहुत ही अजीब तरीके के रास्ते बने हुए थे, बट बेन जेनी को पकड़ता है और एक रस्सी से लटक जाता है। उसे थोड़ी ही दूरी पर पर्वत के अंदर बना हुआ एक जगह दिखाई दी जिसमें वो दोनों छुप सकते हैं, पर वहां पहुंचना
उतना ही मुश्किल था। जोर लगाते हुए जब बेन खुद को और जेनी को उस जगह पर लेकर जाता है तो पता चला रस्सी टूट गई। बेन तो ऊपर था लेकिन जेनी नीचे गिरने वाली थी। बेन ने उसका हाथ पकड़ा होता है और दम लगाता है ऊपर खींचने के लिए, और ये उसी मोमेंट जैसा लगता है जब बेन शुरुआत में सैरा को बचाने के लिए ये कर रहा था। इस मोमेंट पर भी जेनी ने जो ग्लव्स पहने थे उसके हाथ से छूटते जा रहे थे, पर बेन वापस से ये गलती नहीं कर सकता। उसने तो पूरा दम लगा लिया और जेनी को आखिरकार खींच ही लिया होता है। बॉम्ब सब ब्लास्ट होने लगे थे और बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हैं, पर लकीली वो दोनों उस जगह पर एकदम सेफ होते हैं। धमाका रुकने के बाद बेन जेनी को यही गाइड करता है कि तुम नीचे चले जाओ और किसी तरीके की मदद लेकर आओ। वहीं बेन जल्द से जल्द उस आखिरी बैग को ढूंढेगा ताकि हॉल की जान बचा सके। सब कुछ एकदम सिंपल तो लग रहा था लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमें पता चला कि जेनी का वो कोवर्कर भी वहीं घूम रहा था क्योंकि उसे जेनी और बेन की बहुत ज्यादा फिक्र थी। अब अचानक यहाँ जेनी का वो को पायलट फ्रेंड जब अपने हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ चक्कर लगा रहा था, तभी अचानक उसे पहाड़ के एक कोने पर कोई गिरा हुआ दिखाई देता है। उसे लगा कि उन लोगों को रेस्क्यू टीम की जरूरत है तो वो अपने हेलीकॉप्टर को वहाँ पर लैंड करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये एरिक की एक चाल थी। जैसे ही वो कोवर्कर पड़ी हुई लेडी के पास पहुंचता है तो लेडी उठकर उसको गन पॉइंट कर देती है, यानी वो जानबूझकर उसे यहाँ बुलाकर उसके हेलीकॉप्टर को चुराना चाहते थे। एरिक के साथ बाकी सारे लोग वहाँ पहुंच गए होते हैं और उन्होंने जल्द से जल्द उस कोवर्कर को मार दिया। हॉल जब ये चीज देखता है तो वो तुरंत ही उससे बचाने जाता है, लेकिन शायद अब काफी देर हो चुकी थी। हॉल और वो कोवर्कर एक दूसरे को जानते थे, पर अब कोवर्कर मर जाता है। तभी हमें दिखाई दिया कि हॉल ने उसके पॉकेट से एक चाकू निकाला है और अपने पास छुपा लिया है। अब हेलीकॉप्टर यहाँ एरिक की टीम के पास था, यानी इससे वो कहीं भी जा सकते थे। एरिक तो कहता है कि सबसे पहले हमें वो आखिरी बैग को ढूंढना चाहिए, लेकिन उनके टीम की पायलट वाली लेडी कहती है कि इसमें ज्यादा फ्यूल नहीं है, इतनी फ्यूल से तो हम सिर्फ नीचे की तरफ ही जा सकते हैं। तो अब डिसाइड ये हुआ कि हॉल की मदद से कैसे भी उस बैग को ढूंढेंगे और फिर यहाँ आकर हेलीकॉप्टर से नीचे चले जाएंगे। एरिक ने डायरेक्टली रिची से वो जीपीएस मांगा जिसमें वो बैग मौजूद है, पर रिची देने से मना कर रहा था क्योंकि एरिक तो पूरा हिस्सा ले लेगा। तब जाकर एरिक ने अपने उस फीमेल पायलट को शूट कर दिया और रिची से कहा कि अब सिर्फ हेलीकॉप्टर को वही उड़ा सकता है, यानी जो एरिक बोलेगा वो उसे करना ही होगा। जीपीएस लोकेशन को अच्छी तरीके से ट्रेस करते हुए रिची अपने एक साथी के साथ आगे बढ़ता है। लकीली थोड़ा ढूंढने पर उन्हें वो लोकेशन मिल गई, यानी वो बैग आसपास ही हो सकता है। रिची के साथ उसका एक मेंबर होता है जिसने कहा कि अब तो हॉल का कुछ काम नहीं, इसलिए उसे मार देना चाहिए, यानी अब हॉल की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। वो मेंबर हॉल को काफी ज्यादा मारता है और पहाड़ से नीचे गिराने वाला होता है, लेकिन हॉल ने सही समय पर वो चाकू निकाला और सीधा उस मेंबर के पाँव में मार दिया। वो उसका हथियार ले लेता है और उस मेंबर को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ रिची जीपीएस लोकेशन को ट्रेस करते हुए वहां पहुंच गया था, पर वो नोटिस करता है कि उस लोकेशन में चेंजेस आ रहे हैं। कभी लोकेशन यहाँ दिखा रही है तो कभी दूसरी तरफ। आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? पर जब रिची आगे बढ़ता है तो पता चला वहां पर एक रैबिट मौजूद है जिसके ऊपर लिटरली वो जीपीएस डिवाइस लगा हुआ था। तब जाकर पता चला कि बेन ने पहले ही बैग को ले लिया होता है और उसने गुमराह करने के लिए वो जीपीएस उस खरगोश पर लगा दिया। हमें आसमान में एक और हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जो एफबीआई एजेंट्स का था, यानी उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ क्या हो रहा है और अब वो मुजरिमों को पकड़ने के लिए उस जगह पर बढ़ रहे हैं। बेन अपनी जान बचाने के लिए जब एक ऊंचाई से कूद रहा था तो वो बर्फीले पानी में गिर गया। वहां से बाहर निकलने का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता। रिची जो ऊपर की तरफ होता है वो कहने लगा कि तुम अब मरने वाले हो, लेकिन बेन जो इन चीजों से एक्सपीरियंस था उसने गन निकाली और अंदर से ही शूट कर दिया रिची को। रिची वहीं गिरकर मारा जाता है। हॉल भी उस जगह पर पहुंच गया जो बेन की मदद करता है निकालने के लिए, और अब लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। पर यहाँ एरिक को जब इन चीजों के बारे में पता चला तो वो हेलीकॉप्टर लेकर भागने लगता है। अचानक उसे सामने जेनी ऊपर हाथ करते हुए दिखाई दे रही थी। जेनी को फिलहाल नहीं पता कि इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, और तभी एरिक ने गन पॉइंट करके जेनी को कब्जे में ले लिया। डायरेक्टली वो कनेक्ट करता है बेन से और बता देता है कि तुम्हारी साथी मेरे पास है, उसे अगर जिंदा देखना चाहते हो तो उस आखिरी बैग को मेरे लिए लेकर आओ। बेन भी अब काफी ज्यादा डर गया था। बेन अब जल्द से जल्द उस पर्वत की एकदम चोटी पर पहुंचता है और हेलीकॉप्टर लेकर एरिक भी आ गया था। बेन के हाथ में तो वो डॉलर से भरा हुआ बैग भी होता है। जेनी अब जैसे तैसे उस हेलीकॉप्टर से नीचे आती है और अब बारी थी बेन की, यानी वो बैग एरिक को देने वाला था। पर अचानक बेन ने वो बैग उठाकर सीधा हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स में मार दिया, जिससे वो पूरा पैसा एकदम फैल जाता है। और अब तो हेलीकॉप्टर से जो वायर लगी हुई थी वो उससे एक लैडर से कनेक्ट कर दे रहा था, यानी बेन किसी भी हालत में एरिक को भागने नहीं दे सकता। हेलीकॉप्टर जब दूर जाती है तो वो लैडर जो माउंटेन से जुड़ी हुई थी वो उसे रोकती है। पता चला कि लैडर भी एकदम टेढ़ी हो गई है और बेन भी मुश्किल में है। हेलीकॉप्टर भी अचानक पर्वत से टकराकर डिस्ट्रॉय होने लगी और उसी मोमेंट पर एरिक बेन का पैर पकड़ लेता है। दोनों एकदम लटके हुए थे
और कुछ ही समय में नीचे गिरने वाले थे। वो ऊंचाई इतनी थी कि कोई बच नहीं सकता गिरने पर बेन की पकड़ मजबूत होती है और वो एरिक को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। हेलीकॉप्टर के साथ एरिक भी मर गया था। जैसे तैसे बेन ऊपर पहुंचा और आखिरकार उसके सभी साथी एकदम सही सलामत थे। हॉल जो उससे गुस्सा था सेरा की मौत के बाद अब उसका दोस्त बन चुका होता है। वहाँ पर FBI एजेंट्स भी थे जो उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर मेरा नरेशन आपको 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।